तो जे बी केसेस जो अभी हम लोग का एक विचारधारा है, जिसमें हम लोग का ये सोच है कि हम लोग ज़मीन लेवल पे कैसे आगे बढ़ाएंगे देश को, तभी ना $5 ट्रिलियन का बात करेंगे। क्योंकि $5 ट्रिलियन का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीन का जो आदमी है उसके पास तो ₹5 का स्थिति खराब है, तो $5 ट्रिलियन कहाँ से आएगा। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है सरगर्मी स्टार्ट हो चुका है कि किस तरह का किसका मुद्दा रहेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो बनता है, घोषणा पत्र बनता है। घोषणा पत्र में सारी चीज़ों को वहाँ पे ब्यौरा दिया जाता है कि हम इस बार का लोकसभा चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा रखेंगे। आज हम लोग जेबी केसेस यानी कि तमाम पार्टियां होंगे, सेंट्रल की पार्टी की अगर बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, अब जो झारखंड में एक नया चेहरा जयराम महतो जो आ रहा है, और जयराम महतो के पार्टी का जो नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसका घोषणा पत्र किस तरह से होना चाहिए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे देवेंद्र सर, जो जेबीकेएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय संगठन महासचिव जो है। उनसे हम सारी चीज़ों का जानकारी लेंगे, किस तरह से वो मैनिफेस्टो बनाएंगे जेबीकेएस का, और तमाम पार्टियों से अलग बनाएंगे क्या उसी तरह का बनाएंगे करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले जोहार, कैसे देख रहे हैं इस बार की लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों का मैनिफेस्टो होगा, जेबीकेएस का मैनिफेस्टो किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जेबीकेएस का भी एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। जो जयराम जी हर भाषण में बोलते हैं कि हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, आंदोलन करना है खतियान को लेकर के, धर्म और भाषा को लेकर के, और उसके अलावा जैसे कि ज़मीन का मुद्दा है, तो इसके लिए एक प्रॉपर वे में मैनिफेस्टो होना चाहिए, जैसे हर एक पार्टी अपना करते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग इसका जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इसका इतिहास जानने से पहले हम लोग आम जनता जो है, जो उन लोगों को समझना चाहिए मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता क्या। घोषणा पत्र एक तरीका से वादा है जो कि पेज करीब 50 पेज 100 पेज में आता है। बीजेपी कांग्रेस वाला लोग तो बहुत ज़्यादा निकाल देता है, मोटा किताब जैसा निकाल देता है। तो एक वादा है जो अगला 5 साल में उसको पूरा करने का वादा है। लेकिन बहुत सा पार्टी अपने हिसाब से, अपने तरीक़ा से घोषणा पत्र बना करके चलाते हैं। इसका डिटेल जो है अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका अगर आपको जानना है इसके बारे में डिटेल्स में, सारा चीज़ जो लिखा हुआ कब से स्टार्ट हुआ, 1951 में जब संविधान भारत का बना था, उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे जहाँ पर कि डिटेल वीडियो रहेगा, जो कि 40 मिनट का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि घोषणा पत्र का निर्माण प्रक्रिया मैक्सिमम, जैसे अभी हाल में आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके राजनाथ सिंह हैं उनको नियुक्त किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। कांग्रेस ऑलरेडी बना चुका है मैनिफेस्टो, जो कि वो लोग रिलीज कर दिया है। और अभी अगर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जिसके बारे में अभी हमको लगता है 4-5 दिन पहले आया है, तो उन लोग बात कर रहे हैं 5 न्याय के बारे में कि 5 न्याय, और उसके अंदर में 25 गारंटी है, जिसके बारे में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र में बात कर रहा है। तो अब देखिए कि क्या क्या न्याय है। हिस्सेदारी न्याय, उसके बाद क्या है, युवा न्याय, उसके बाद क्या आता है, किसान न्याय। तो इन लोग क्या किए हैं कि अलग अलग नारी न्याय, श्रमिक न्याय। अब देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी देश की है, जो कि लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया है। तो 50 साल से उन लोग कांग्रेस यहाँ शासन किया है, और आज अगर हिस्सेदारी न्याय का बात करेंगे तो एक मजाक जैसा लगता है, क्योंकि अब आरक्षण में 50% सीमा, जाति जनगणना का जो बात करते हैं, तो ये कांग्रेस को तो पहले समझना चाहिए था कि अगर इसका ज़रूरत है तो क्यों हम पहले इतना दिन नहीं किए। आज चूंकि उनको लग रहा है कि सब हिंदू और मुसलमान करके बीजेपी वोट ले जा रहा है, तो हिंदू को तोड़ने के लिए एक तरीका लगाते हैं, जाति जनगणना करके हम करेंगे। तो कांग्रेस रूलिंग स्टेट में तो लोग आज तक किए नहीं। कांग्रेस रूलिंग स्टेट अगर देखा जाए कि आपका अभी तो मध्य प्रदेश हार गया, राजस्थान हार गए, अभी तो इनके पास 3 ही स्टेट बचा हुआ है, तेलंगाना बचा हुआ है, और इधर नहीं करा रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से 30 लाख नई नौकरी का बात कर रहे हैं। अभी देखिए, कुछ पिछले बार बीजेपी बात किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये नौकरी बात होता है, लेकिन अगर सही देखा जाए तो कानूनी ज़मीन में ये लोग नहीं उतार पाता है। किसान न्याय में देखिए MSP की बात करते हैं, तो झारखंड में अगर देखा जाए तो MSP को तो कोई यूज ही नहीं होता है झारखंड में MSP का। और उसी तरीक़े से नारी न्याय, श्रमिक न्याय। तो एक तरीका से देखा जाए ना, खाली एक तरीका से घोषणा पत्र है, जिस घोषणा पत्र को ज़मीन में कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या JMM या आजसू सब अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। अब अगला क्या है, बीजेपी का अभी चूंकि घोषणा पत्र रिलीज नहीं हुआ है, तो बीजेपी का चुनावी एजेंडा हम लोग देखते हैं कि बीजेपी चुनावी एजेंडा में क्या बात करता है। तो अगर 2014 का बात करेंगे तो
2014 में बीजेपी का था गुजरात मॉडल, स्विस बैंक वाला, क्योंकि उस समय में 2014 से पहले क्या था, कांग्रेस का रूल चलता था। तो आप लोग को याद होगा कि अन्ना हजारे एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किए थे बदलाव के लिए, जिसमें कि लोकपाल कानून का बात हुआ था। बीजेपी, कांग्रेस सभी ने बोला कि हाँ लोकपाल कानून लाएंगे। लोकपाल कानून था क्या? लोकपाल कानून बेसिकली ये था कि आप जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए एक लोकपाल बैठेगा देश में, जिसके अंडर में सीबीआई, ईडी और सारा काम करेगा और व्यवस्था को कंट्रोल करेगा, मतलब प्रधानमंत्री तक को कंट्रोल करेगा। लेकिन आज उस बारे में कोई बीजेपी बात नहीं कर रहा है, जबकि वही बीजेपी उसी आंदोलन का एडवांटेज लेकर के 2014 में इलेक्शन में आकर के चुनाव जीता है। और उस समय में आपको याद होगा कि उस समय में बहुत बड़ा घोटाला का बात होता था 2014 में, जैसे कोयला घोटाला हो गया, कुछ तो हम नोट करके रखे हैं, जैसे कोयला घोटाला हो गया, उसके बाद 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। तो कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़, आपको याद है रामदेव जी और बहुत लोग गिनती गिनाता था, 0,0,0,0। उसके बाद 2G घोटाला करीब 1,76,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला करीब 70,000 करोड़। आज कहाँ है वो सब? कोई बात नहीं करता है। तो आज चर्चा, अगर आप आज अगर किसी जो बीजेपी सपोर्टर आदमी का बात करें, क्योंकि आज अगर लड़ाई है तो बीजेपी के साथ में, क्योंकि बीजेपी आज नारा बना दिया 400 पार जी। तो 400 पार जो नारा है वो बेसिकली क्या, एक तरीक़ा से सभी का दिमाग में भर दिया जा रहा है कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अब कुछ सोचना नहीं है। तो कोई क्वेश्चन, जो बीजेपी सपोर्टर है उन लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आप जो बात किए थे कि लोकपाल लाएंगे, काला धन को वापस लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसका चर्चा कहाँ है? तो लोग बीजेपी सपोर्टर क्या बोलता है, नहीं हम राष्ट्रवाद का बात करते हैं, बीजेपी राष्ट्रवाद का बात करता है। तो जब राष्ट्रवाद का बात पूछेंगे तब उसके बाद आ जाएगा पुलवामा अटैक, जिसमें कि भाई पुलवामा अटैक के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से वोट गिर। अब 2024 में बीजेपी का कुछ एजेंडा है जो कि मोटा मोटी दिख रहा है कि राम मंदिर का बात है, विकसित भारत $5 ट्रिलियन का बात है, 370 का बात है, लाभार्थी में 5 किलो चावल, शौचालय, सिलेंडर। अब क्या है कि UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो लोग बोलेगा कि हम तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ क्या नाम उत्तराखंड में लागू कर दिए हैं, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC, CAA भी अभी जस्ट चुनाव से पहले लागू किया गया। तो ये सब का बात करेगा। लेकिन हम लोगों को ये सोचना है, झारखंड में रहते हैं या झारखंड के मैक्सिमम गांव जो है, गांव पूरा नीचे जो ज़मीन लेवल के लोग हैं, उन लोग को ये सोचना चाहिए कि डेली सुबह में उठते हैं, उठने के बाद रोज़गार के लिए हम लोग को कोई बाहर जाता है, दूसरे राज्य जाता है, कोई लोग डेली अगर देखा जाए तो रांची का, अगर गांव से उठ करके रांची काम करने जाता है, उसको अब क्या मतलब है हिंदू तो राम मंदिर और ब्लैक काला धन और लोग, क्योंकि उसको तो डेली संघर्ष करना है, डेली उसको रोज़गार चाहिए, रोज़गार उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको अभी देखिए कि जो लोग काम नहीं करता गांव में, कोई बकरी चरा रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई धान खेती कर रहा है, कोई सब्जी भाजी कर रहा है। लेकिन बीजेपी जो राष्ट्रवाद के नाम पे जो वोट ले करके यहाँ से जाता है, वो कभी सोचता है कि नीचे गाँव का आदमी का क्या मुद्दा है? उस मुद्दा पे कहीं बातचीत नहीं है चुनावी एजेंडा में, ना कांग्रेस के पास भी कोई एजेंडा नहीं है। तो ये भी केसेस जो अभी हम लोग का एक विचारधारा है, जिसमें हम लोग का ये सोच है कि हम लोग ज़मीन लेवल पे कैसे आगे बढ़ाएंगे देश को, तभी ना $5 ट्रिलियन का बात करेंगे। क्योंकि $5 ट्रिलियन का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीन का जो आदमी है उसके पास तो ₹5 का स्थिति खराब है, तो $5 ट्रिलियन कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हम लोग का जो भी केसेस एक अपना मुद्दा जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, और ग्राउंड लेवल पर जो मुद्दा दिखाई देता है उस मुद्दा पे हम लोग काम करने के लिए एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। ये है JB केसेस का चुनावी घोषणा पत्र। तो हम लोग ये प्रस्ताव है जिसमें कि जो भी दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, जो वीडियो देखते हैं, उन लोगों को अपना जो भी प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं, उसमें एक प्रस्ताव क्या है, जो आए दिन जयराम महतो जो भाषण अपना देते हैं, उस भाषण में ये बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, वही बेसिकली हमारा घोषणा पत्र है। अगर उसमें आपका क्या विचार है, अगर आप विचार देना चाहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इससे और कुछ ऐड होना चाहिए, तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, तो हम लोग इस विचार को उसमें इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल जो घोषणा पत्र तैयार होगा उसको लागू किया जाएगा, या उसको हम लोग भी रिलीज करेंगे। अच्छा, एक से जानने का प्रयास करेंगे सर, घोषणा पत्र जो है अभी लोकसभा चुनाव में सेंट्रल का मुद्दा रहता है, बीजेपी कांग्रेस का जितना भी मुद्दा है सब सेंट्रल का है। JB केसेस जो है झारखंड के जनभावना के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन लोग को भी तो वही सेंट्रल का मुद्दा को ही रखना पड़ेगा। देखिए, केंद्र का मुद्दा है, सेंट्रल का मुद्दा है, बात सही है, लेकिन सबसे पहले सोचना है जमीन लेवल पे। सेंट्रल का मुद्दा क्या होता है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम लोग बात करते हैं $5 ट्रिलियन, लेकिन हमको सोचना है कि अगर गाँव का एक आदमी जो हमारा आज झारखंड में रहता है, उसका पर कैपिटा इनकम कितना, 6,500 का। अगर हम जो $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी जो सपना दिखाते हैं, वो तो गिने चुने लोग, उद्योगपति जो हैं उनके लिए है, लेकिन नीचे का लोग को अगर
मान लीजिए हम उस मुद्दा में नहीं डालेंगे तो वो केंद्र का मुद्दा क्या, मतलब कैसे हम जमीन में हकीकत में कैसे आएगा। जो लोग आज के डेट में बीजेपी को वोट देते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे, कि नहीं मोदी को देख के वोट देते हैं, आप सुने होंगे लोगों को बीजेपी का, नहीं हम लोग मोदी को देख के वोट देते हैं। तो कभी उनके परिवार को उनको पूछिए कि भाई आपका बेटा क्या मोदी को देख करके नौकरी मिल जाएगा, कि आपका बेटा का या आपका परिवार का ज़िंदगी मोदी को देख के चल जाएगा। क्योंकि ज़मीनी हकीकत यही है कि आपको यहाँ रहना है, आपको इस ज़मीन में ही खेती बाड़ी नौकरी ठेला लगाना, चाहे बिजनेस करना, चाहे जो भी करना आपको यहीं करना है। तो मोदी को देख के वो चीज़ नहीं होने वाला है। तो ये लोगों का सोच को बदलना होगा। अच्छा, एक चीज और जानने का प्रयास, बीजेपी कांग्रेस और जेबीकेएस का जो मैनिफेस्टो होगा क्या एक टाइप में होगा, क्योंकि सेंट्रल का मुद्दा रहेगा तो एक जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन क्या जेबीकेएस कुछ अलग करने का सोच रहा है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ों को लेकर बारीकी से सोच देखिए जेबीकेएस अलग अलग उसमें नहीं करना, जेबीकेएस उसी का अलाइनमेंट करना चाहता है कि अगर आप बात करते हैं कि हमको राम मंदिर बनना है तो हम बात करते हैं कि भाई ज़मीन लेवल पे पहले हमको रोजगार चाहिए। अगर आप बात करते हैं कि हमको विकसित भारत का बात करते हैं जहाँ पर कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे और पूरा दुनिया में नाम रोशन करेंगे, तो हम बात करते हैं मेरा गांव का जो है उसको वो आगे कैसे आएगा, वो कैसे रांची बन जाएगा, वो कैसे धनबाद बन जाएगा, वो कैसे दिल्ली बनेगा, हम उसका बात करते हैं। तो ज़मीन के लेवल पे जो काम होना चाहिए हम लोग उसका बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका मुद्दा और हमारा मुद्दा में अंतर कुछ नहीं है। अगर हम नीचे से ऊपर उठेंगे तभी तो आप ऊपर जाएंगे, तो कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात एक चीज़, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जयराम जी आ ही चुके हैं, तमाम और भी लोग होंगे, अलग अलग जगह का अलग अलग मुद्दा होगा। जैसे गिरिडीह की बात होगा तो वहाँ पर अधिकतर पलायन की बात सामने आती है। अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी विस्थापन का दंश झेल रहा है। तो मैनिफेस्टो में वैसे चीज़ों को इंक्लूड करना सही है कि एक ही टाइप में मैनिफेस्टो में बात कही? देखिए मैनिफेस्टो क्या है, जो पिछले 2 साल से 3 साल से जो जेबीकेएस का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप देखेंगे कि सभी लोग को लिया गया। जयराम जी आज खाली गिरिडीह का नेता नहीं है, जयराम जी रांची जाते हैं, कोल्हान जाते हैं, संथाल परगना जा रहे हैं, छोटनागपुर का सारा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। तो जब देखा जाए समस्या, सारा समस्या को हम लोग मिलाए हैं। जैसे एक पहला समस्या आज देखिए कि जेपीएससी और जेएसएससी के जो पेपर लीक हो रहा है, चाहे जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है भविष्य छात्रों के साथ में, ये क्या कोई पर्टिकुलर स्टेट का तो मुद्दा है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा तो नहीं है। ये तो कॉमन है कि सब बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इससे तो पता चला बीजेपी वाला के पास ये मुद्दा नहीं है। बीजेपी वाला मुद्दा क्या रखा है, ठीक है बेरोजगार का तो बीजेपी बात ही नहीं कर रहा है। अगर आप बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया नहीं है, आप अगर मैनिफेस्टो आएगा, क्योंकि पहले वो लोग बात करके धोखा दे चुका है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। और आज जो बीजेपी का जो सपोर्टर है उन लोग अभी जाके पूछते नहीं भाई 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे। उन लोग को तो अभी सपना दिखाया जाता है कि राष्ट्रवाद का सपना दिखाया जाता है। तो ये मुद्दा कॉमन, तो इसमें क्या है कि हम लोग इस पे बारे में जो कि सबको पता है ये मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी राय का जो आप लोगों पे हम लोग छोड़ते हैं कि ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसमें इसके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें डिस्कस यही है कि देखिए अभी क्या है, पेपर लीक बहुत बड़ा समस्या है। ये पेपर लीक क्यों होता है, ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये क्या है कि जो भी लोग, जो एजेंसी है जो इसमें इन्वॉल्व है और कुछ दलाल लोग हैं, इन लोग मिल करके कुछ पैसा कमाने के लिए, जो कि अपना आदमी को नौकरी लगाना है, चाहे पैसा इसके पर। लेकिन जेबीकेएस कम से कम जो हमारे सांसद बनेंगे, इन लोग वहाँ पर हल्ला करेंगे, डिमांड करेंगे कि भाई देखिए इसको पेपर लीक समस्या को आप सॉल्व कीजिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है। बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बेरोजगारी एक मुद्दा है जिसको कि अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जो कि लिंक आपको मिलेगा इसमें डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ देख लीजिएगा। बेरोजगारी का मतलब पहले समझना पड़ता है कि बेरोजगार किसको कहता है। सरकार जो भी 15 साल से ऊपर उसको बेरोजगार बोलता है। अब 15 साल से ऊपर है मतलब 140 करोड़ का जनसंख्या है भारत की आबादी, उसमें क्या 111 करोड़ करीब देखा जाए तो हम लोग वर्किंग एज ग्रुप में है। कहने का मतलब कि उतना लोग नौकरी कर मतलब वर्किंग काम करने के लायक है जो उस ग्रुप में है 111 करोड़। लेकिन एक्चुअल में कितना करोड़ करता है तो 43 करोड़ को कैलकुलेशन कैसे निकला है, क्या है डिटेल, उसके बारे में चारा जी बताएंगे। 40% लोग ही खाली नौकरी करता है और बाकी जो 68 करोड़ है वो लेबर फोर्स से गिनती में नहीं आता है। अब क्यों गिनती में नहीं आता है, उसे सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। सीएमआई का आंकड़ा दिया हुआ है जून 2023 का कि ये लोगों को, क्योंकि बहुत सारा लोग, जैसे हम लोग गांव लेवल पे बात करते हैं, आप देखिएगा हर एक गांव में जाइए जहां पर कि कुछ लोग तो गाड़ी से निकल करके बाहर में जाकर छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो लोग तो कहीं नहीं जाते हैं। तो वो लोग क्या है, वो लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार के अकाउंट में नहीं है। क्यों नहीं है उसका डिटेल में उस वीडियो में आप देख लीजिएगा क्यों नहीं है। तो अब क्या है कि बेरोजगारी को नापता कौन है, तो एक क्या NSSO एक सरकार की एजेंसी है, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि
दो क्राइटेरिया है, UPSS CWS, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। ये क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 30 दिन से ज़्यादा अगर काम किया है तो उसको सरकार बेरोजगार नहीं मानता है। कहने का मतलब है कि साल भर में आप 35 दिन काम कर लिए तो आप बेरोजगार नहीं हैं। उसी तरीक़े से करंट वीकली स्टेटस का आंकड़ा, कोई एक व्यक्ति हफ्ते में 1 घंटा भी काम करता है तो बेरोजगार नहीं है। तो समझ लीजिए सरकार का किस हिसाब से सरकार सर्वे करके बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 7% है, 8% है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है वो भी आप देख लीजिए आंकड़ा क्या है। बिजनेस स्टैंडर्ड 2024 में आंकड़ा निकाला था कि 7.8% क्या है, कि किसका है, भारत का है। तो ये आंकड़ा CMI का डेटा है। लेकिन झारखंड में अगर देखा जाए स्टेट वाइज में तो झारखंड चौथा नंबर अनएम्प्लॉयड, सबसे पहले हरियाणा है 37.4, फिर राजस्थान है 28.5, फिर बिहार है, और झारखंड में 18% बेरोजगार है परसेंटेज के टर्म में। और हमारे नेबरिंग कंट्री जो छत्तीसगढ़ में देखिए 3.4 है, उड़ीसा में 0.9 है, गुजरात में 2.3 है। तो क्या है कि स्थिति हमारे यहाँ भी खराब है। लेकिन अगर ये जो 18% एक्चुअल फिगर नहीं है, सही देखा जाए तो बहुत लोग बैठा हुआ है, वो भी बेरोजगार है, लेकिन सरकार उसको नहीं मानता बेरोजगार। तो इसके डिटेल्स में हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि जयराम जी का भाषण में आप लोग सुनते होंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोल इंडिया का ऑफिस कलकत्ता में क्यों है। क्योंकि जब हम लोग का 27% जब कोयला झारखंड में है, क्योंकि इसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा में करीब 65% है। तो अगर मान लीजिए कि इतना कोयला है तो यहाँ क्यों नहीं है, खाली यही मतलब यही कारण से ही नहीं लाया जा सकता। तो एक कैसे आएगा, जब हमारे सांसद बन के जाएंगे, वो लोग जीतेंगे, तब आकर के मुद्दा को संसद में उठाएंगे। लेकिन इसके डिटेल में अगर झाँकिएगा तो डिटेल में जब झाँकिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो हाईएस्ट है, मतलब कि 83.15 जो बिलियन टन जो रिजर्व है, कोल रिजर्व झारखंड में है। उड़ीसा में नेक्स्ट 79 है। उसी हिसाब से वेस्ट बंगाल बहुत कम है नीचे में। तो खाली इसी के चलते नहीं लाना है, मतलब डिमांड नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा अवैध कारोबार जो होता है, जो झारखंड में होता है अवैध कारोबार, ये आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में नहीं सुने होंगे। उसी तरीक़े से माइनिंग स्कैम अभी हाल में हुआ है, 2022 का रिपोर्ट है तो नवभारत टाइम्स का, कि माइनिंग स्कैम यहाँ से जहाज में लेके जा रहा था, कोयला लेके जा रहा था। और इधर आप देखिएगा कि हर साल सरकार को 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कोल माफिया कौन कौन आपको पता है? धनबाद में सिंह भी, अभी भी बहुत सारा लोग जो ये सब कोल माफिया का काम कर रहा है। तो ये लोग मिल करके पूरा इसको सिस्टम को लूट रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जब तक आपका व्यवस्था आपका नहीं आएगा, जब तक रांची में या कहीं भी झारखंड में अगर कोल इंडिया का ऑफिस नहीं आएगा तो कैसे सेटलमेंट होगा। देखिए अभी हाल में 2020 में एक जागरण में न्यूज़ आया था कि कोल इंडिया ज़मीन के बदले नौकरी देगा, हज़ारों रैयतों को फायदा। रैयत को आइडेंटिफाई कौन करे? कलकत्ता में जाकर थोड़ी आइडेंटिफाई होगा। रैयत का आइडेंटिफाई के लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। देखिए क्या नाम है, झरिया में बहुत दिन सुनते होंगे ज़मीन के नीचे आग लगा हुआ है। जयराम जी भी बहुत भाषण में देते हैं कि नीचे भी आग ऊपर भी आग, भाषण में आप सुने होंगे। तो ये सब का जो मुद्दा को तभी सेटलमेंट हो सकता है जब आप यहाँ पर आएंगे। गुंडा रंगदारी बदमाशी चल रहा है, गैंग ऑफ वासेपुर एक सिनेमा है, आप देख लीजिए उसको, सिनेमा पता चल जाएगा। काला पत्थर एक अमिताभ बच्चन सिनेमा बनाया था कि काला पत्थर, कोयला एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उसका पूरा डिटेल में आगे में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब क्या है कि निजी क्षेत्र में देखिए, एक बात तो सही है, सब लोग को पता है कि नौकरी आज के डेट में स्टेट, मतलब केंद्र में, मतलब देखा जाए केंद्र सरकार के पास में या राज्य सरकार के पास से बहुत कम नौकरी है, परसेंटेज देखा जाए तो, जिस हिसाब से जनसंख्या के रेशियो। तो नौकरी आपको मिलेगा कहाँ? निजी क्षेत्र में। अब निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए हाँ भाई आरक्षण चाहिए। झारखंड सरकार भी कुछ कानून पास किया था, मतलब कैबिनेट मीटिंग करके बोला 75% होना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत में नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। तो उसको करने के लिए उसको डिटेल में काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक मुद्दा है जिस मुद्दा पे आप लोग अपना राय दीजिए कि भाई ये मुद्दा में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो नौकरी का जो अवसर है ज़्यादातर तो प्राइवेट में है। कौशल विकास क्या है कि भाई आपको टेक्निक, मतलब बेसिकली सिखाया जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आप ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं, इवन अगर मान लीजिए सिंपल अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में आप देखिएगा कि बाकायदा 8, 9, 10 लेवल पे ही आपको जैसे कारपेंटरी है, प्लम्बरी है, चाहे कुछ भी, उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये जो ट्रेनिंग मिलेगा तभी जा करके कोई काम, इंगेजमेंट कोई हो सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, चाहे नौकरी मिल सकता है। तो ये आरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आरक्षण ज़रूरी है तो आप लोग इसको हाँ में करिए, नहीं है तो आपका विचार दीजिए कि क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरी में कैसे होगा, इसके बारे में जो भी है विचार आपको दे सकते हैं। एक एजेंडा में है।
अच्छा, कृषि और शिक्षा, जो कि हर पार्टी बोलता है, हर पार्टी का मैनिफेस्टो आप देखिएगा तो हर पार्टी यही बोलता है कृषि में होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि 50 साल से आप जाके देख लीजिए, आज भी कृषि में क्या हिसाब किताब है, पानी आएगा तो खेती होगा, पानी नहीं आएगा तो खेती नहीं होगा। शिक्षा का हिसाब किताब क्या है कि स्कूल बिल्डिंग बन गया, टीचर भी नया आ गया, लेकिन एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब लोग इंटर ग्रेजुएट सब है, लेकिन आप बोलिए कि नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देने करने उस लेवल पे नहीं है, क्यों? क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन सबका इसमें लिखा रहेगा, सबका मैनिफेस्टो लिखा रहेगा, लेकिन वो काम नहीं होता है ज़मीन में। तो देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछे थे कि भाई केंद्र का मुद्दा एक है, राज्य, तो केंद्र का मुद्दा में ये भी है, तो हमारा पार्टी का मुद्दा में, लेकिन हम लोग ज़मीन का बात करते हैं कि ज़मीन में इसको कृषि में अगर आप बात कर रहे हैं, भाई नहर चाहिए, सालों भर खेती करने के लिए वो पानी की सुविधा दीजिए, सालों भर खेती होगा। शिक्षा का करना है तो भाई क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। तो इसके लेकर के भी हम लोग जेबी केसेस का एक अपना विचार है, जो कि बाकी पार्टियों से अलग होगा। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस कर लिया कि भाई तकनीकी चाहिए, वित्तीय सहायता होना चाहिए, जो कि पार्टी देता, लेकिन ज़मीन पे नहीं पहुंचता। तकनीकी नाम पे बोलिएगा इतना इन्वेस्टमेंट, इतना सरकार पैसा दे रहा है, शिक्षा में भी ट्रेनिंग देना है शिक्षक टीचर को, तो तभी जा करके संतुलित विकास होगा। तो ये एक मुद्दा जेबी केसेस का हम लोग रखे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो जयराम जी आप सुने होंगे भाषण में, बोलते हैं कि किडनी बेच दो लेकिन ज़मीन मत बेचो, सुने होंगे आप लोग भाषण में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो खाली भूमि अधिग्रहण खाली कंपनी नहीं कर रहा है, ये भू माफिया आज के डेट में जितना भी एरिया में आप जहाँ चले जाइए, खासकर शहरी से जो नज़दीक है, सब प्रताड़ित है। आज रांची जिला का बात कीजिएगा तो रांची जिला का जितना आप टाउन देख रहे हैं, कांके मेन रोड और इधर हजारी HEC जितना अब एरिया देख रहे हैं, सारा एरिया किसका था? या तो आदिवासी का था, नहीं तो मूलवासी का था। लेकिन आज कब्जा किसके अंडर में है? सब बाहरी लोग के अंडर में है। तो बाहरी लोग कैसे कब्जा किए? हमारा भू माफिया लोग इसका ज़मीन छीन लिया, उसका ज़मीन छीन लिया, उसको बेच दिया। देखिए फोटो देखिए वहाँ पर, देखिए अभी ये हाल का कहानी है। कोकर में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, अब देखिए वहाँ पर लोग तो कर रहा, घेर लिया। ऐसे करते करते पूरा ज़मीन छीना गया है, थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा ज़मीन छीना गया है। तो प्रताड़ित खाली आदिवासी मूलवासी सभी लोग इससे प्रताड़ित हुआ है। तो इस भूमि अधिग्रहण तो जो यूरेनियम जितना माइंस है वो लोग तो कर ही लिया है, जितना करना था। विस्थापन, नियोजन, पुनर्वास का कोई नीति नहीं है। और इसको सुधार के लिए अब जेबी केसेस का है, भाई जो नीति नहीं है उसको नीति बनाइए और उसको हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि जेबी केसेस का हम लोग सोचते हैं कि मुद्दा होना चाहिए। अब क्या है कि इसका बहुत सारा आंकड़ा जो देखे होंगे निकला है। अभी जैसे मान लीजिए कि धनबाद में आदिवासी का 500 एकड़ जमीन जागरण छापा है कि भाई भू माफिया लोग ले लिया। अब अंचल सीओ के पास जाता है, सीओ बोलता है भाई हम तो पता नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। आपको पता ही आज के डेट में सीओ बीडीओ के पास जाने से कोई काम होता नहीं है, सब पूरा घुसखोरी है, व्यवस्था बहुत खराब सिस्टम चला हुआ है। आदिवासी जमीन के लूट बंद करें, नहीं तो आंदोलन। कौन बोल रहा है? बंधु तिर्की बोल रहा है, जो कि आदिवासी। लेकिन ये सब मुद्दा कौन पार्टी के पास में है? कोई पार्टी के पास नहीं है ना, आपके पास जो भी। अब आप बोलेंगे केंद्र का मुद्दा, अब केंद्र का मुद्दा से क्या हमारा ये केंद्र का मुद्दा पे अगर वोट दो, बीजेपी को दो चाहे कांग्रेस को दो, क्योंकि यहाँ तीन ही आज के डेट में कौन लोग, यहाँ यूपीए है, एक इंडिया है और एक एनडीए है, तीसरा जो है जेबी केसेस उभर रहा है। आपके पास तीसरा चॉइस है। आप लोग देख लिए 50 साल के भी कांग्रेस को देख करके, 10 साल से इसको जिता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का 5 साल, कितना साल हो गया? 15 साल एनडीए, 15 साल। आप बताइए कि अब और कितना समय देना है? तो क्या आपका ज़िंदगी में कोई सुधार आ रहा है? अगर आपके ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आ रहा है, आपका लूट ज़मीन का हो रहा है। आपको देखिए आदिवासी सेना, ज़्यादातर तो आदिवासी संगठन का तो लूट हो रहा है। पहले हम लोग का महतो लोग का जो लोग, वो लोग का ज़मीन का लूट हुआ, क्योंकि वो लोग को एक साजिश के तहत में वो लोग को अलग कर दिया गया। वो लोग पहले जो इसमें एसटी में था तो एसटी से हटा दिया ताकि ज़मीन का लूट हो। आप देखिएगा कि जहाँ जितना शहर बना है आज के डेट में, आप अगर बात कीजिए जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, ये सारा एरिया किसका, मतलब मानभूम में आता था। ये मानभूम क्या था? एक कुर्मी लोग का एक बेल्ट था, जहाँ की वो लोग जनरल कर दिया गया और वहाँ सब ज़मीन वो लोग का लूट लिया गया और वो पूरा शहर डेवलप हो गया। ये कहानी है। तो खैर इसका वो अलग बात है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात किए हैं, उस वीडियो में आप लोग देखिएगा। अब आप ये भी एक CCL के बारे में एक थोड़ा सा आंकड़ा लाया मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया से कि BCCL पिछले 5 साल में 166 एकड़ ज़मीन 2021 से 22 के अंदर में लिया है। और करीब करीब CCL कितना किया है? 73,967 हेक्टेयर। तो हम लोग इसका एक हिसाब किताब निकाले हैं एक तो, कि CCL पिछले 5 साल में 17 से 22 के अंदर लगभग 50 से 60 गांव, जो कौन कौन जिला में, साहिबगंज, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह का अधिग्रहण कर लिया। मतलब वो डिस्प्लेस हो गया, मतलब उतना गांव खाली हो गया। तो सोच लीजिए 5 साल का रिकॉर्ड है।
ये कौन बोल रहा है? ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ कोल से वहाँ से आ रहा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी जो है ना, वो 5 अप्रैल को डेटा निकाला था। पीआईबी वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है पीआईबी, जो प्रेस रिलीज करता है। तो बताइए कि अब एक 5 साल का है, कोल इंडिया बना कब था? 1975 में। तो कितना हो गया? 2017 तक में 40 साल हो गया। तो जब 5 साल में आपको इतना का वो है, 5 साल में करीब 9,100 करोड़ का है, तो 40 साल में कितना? 72,800 करोड़ का इतना जमीन का कारोबार। अगर एक आज का आंकड़ा है, ये आंकड़ा आप कहाँ से लाए हैं? तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राफ स्टेट गवर्नमेंट जो है एक डेटा निकाला था कि कितना जमीन का रेट होना चाहिए। तो सबसे मिनिमम लिया गया जो 5 लाख रुपए एकड़, उसका हिसाब से 72,800 करोड़ रुपया जमीन खाली हो गया है। तो क्या बड़ा मुद्दा नहीं है? लेकिन ये कोई पार्टी के लिए नहीं है। आज के डेट में बीजेपी कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। अब इसी तरीक़ा से देखिएगा कि अभी जयराम जी हर आंदोलन बोलते हैं अडानी के बारे में बात करते हैं, अडानी पावर। तो अडानी पावर एनटीपीसी का मुद्दा है। तो अडानी पावर में आज देखिएगा कि जो ज़मीन जो जेएमएम का सरकार है ना, लेकिन देखिए ये जो एक न्यूज आया है गोड्डा का है अडानी पावर के लिए। एक संथाली किसान है सूर्य नारायण हेम्ब्रम, जो कि 2018 में अपना ज़मीन का अधिग्रहण विरोध किया। तो उसके खिलाफ क्या हुआ? आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। क्या? दंगा करने, अत्याचार और शांति भंग करने के आरोप में वो कर दिया। एक लेडीज़ है, देखिए बीबीसी न्यूज में आया है, 25 सितंबर 2018 को बीबीसी डाला है कि एक लेडी है लकुमाई मुर्मू, इसको भी ज़मीन हड़प लिया, इसका गुंडा लोग आकर ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लिया। तो कोई सुनवाई नहीं है। तो इसमें अगर बहुत लोग का आरोप होता है कि भाई ये जो मुद्दा ये क्या है, ये बेसिकली किसका ज़मीन हो रहा है? संथाली लोग का हो रहा है। लेकिन देखिए जेएमएम का सरकार है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एनटीपीसी में देखिए ईडी का करीब 3,000 करोड़ का घोटाला का यहाँ वो है। तो अभी कुछ दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट में केस किया था। कौन किया? संथाल, आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा लोग हाईकोर्ट में 16 ग्रामीण मिलकर केस किया है। तो ये सब एक बहुत बड़ा और जो अडानी जो बना रहा है, उसमें देखिए एबीपी न्यूज छपा है कि 1600 मेगावाट बिजली कहाँ जाएगा? बांग्लादेश। तो ये है हमारा इतिहास। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। तो ये जयराम जी का हम लोग आंदोलन हम लोग अपना एजेंडा डालना चाहते हैं। अब ये तो बहुत कॉमन डिस्कशन आप लोग सुन चुके होंगे बहुत दिन से। स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, पुनर्वास नीति, ये तो होना चाहिए। आपका अपना विचार दीजिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस बारे में। इसका डिटेल में तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है इसमें। और कैसे कैसे होना चाहिए, क्या इसका रूपरेखा होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, तो उसको हम उस हिसाब से इंक्लूड करेंगे। ये जो क्या है कि पलायन का ऑलरेडी एक ये वीडियो का लिंक दे दीजिएगा, जिसमें कि क्या है कि 70 से 80 लाख लोग हर साल पलायन करते हैं। उसका आंकड़ा कहाँ से आया, कैसे 70 से 80 लाख हुआ? तो पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए उसके अलावा अन्य मुद्दा भी क्या है ना, सबसे बड़ा मुद्दा अन्य मुद्दा जिसमें कि आप अगर देखिएगा इतिहास क्या बोलता है। इतिहास ये है ना, अगर कोई भी जैसे आज बोलता है 400 ना, सबको ये लगता है बीजेपी कभी ख़त्म नहीं होगा, मोदी ज़िंदगी भर चलेगा, सबको यही लगता है ना। आप इतिहास झाँकिए पिछला 70 साल का, कि कभी भी जो सरकार पलटी हुआ है वो करप्शन में हुआ है। सबसे पहला करप्शन इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जिसमें कि आपको उनका क्या नाम था जो अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या है कि वो क्या थे कि वो एक आंदोलन किए थे। वो आंदोलन चला जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार गिरा था, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको बीपी सिंह का समय आया, जिसमें फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा राजीव गांधी पे लगा, तब सरकार पलट गया था। फिर अभी देखिए कुछ बीजेपी का सरकार आया, उसमें भी इतना लाख करोड़ इतना कोयला घोटाला करके बीजेपी पलटी हुआ। और आज जो बीजेपी घोटाला कर रहा है, अगर इसको बहुत ज़बरदस्त तरीका से इसको आंदोलन मुद्दा बनाया जाएगा, तो कांग्रेस मुद्दा नहीं बनाया इसको। ये क्या है कि 12,000 करोड़ रुपया का चुनावी घोटाला हो गया है, जिसमें 50% से ज़्यादा बीजेपी के पास है। ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से हुआ है। और जो इलेक्ट्रल ट्रस्ट फंड होता है, उसमें करीब हुआ है 7,000 से, मतलब सब मिला के कितना 12 से 18,000 करोड़ का घोटाला है। ये पैसा कहाँ आएगा? ये पैसा आएगा चुनाव में। जो 500 सीट पे बीजेपी जो लड़ रहा है अकेले, तो 500 सीट पे अगर मान लीजिए 10-10 करोड़ रुपए दे देता है, कितना होता है? 500 गुना 10, 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ तो एक लोकसभा में 10 करोड़ रुपया तो घूम रहा है। 20 करोड़ देगा तो 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ क्या है? वो तो 12,000 करोड़, तो 20-25,000 करोड़ लग बैठा हुआ है, जहाँ की जिसका रिकॉर्ड है। और कितना कैश और ब्लैक का तो रिकॉर्ड नहीं है। तो आप बताइए कि इसी हिसाब से चुनाव बीजेपी जीतता है। एजेंडा दूर का बात है, हर गांव में जाकर के खस्सी, मुर्गा, दारू, हड़िया, ये पूरा काटा कर सब चलेगा, और उसके बाद पलटी हो जाएगा, लोग वोट देने के लिए पलट जाता है। यही व्यवस्था है।
तो इसका कोई जेएमएम का भी देखा, आप सुने होंगे जमीन खनन घोटाला जिसमें मुख्यमंत्री जी अंदर हैं, ये भी एक घोटाला है। उसके अलावा 11 लाख करोड़ का जो है ना, वो एक एनडीटीवी निकाला था जानकारी, जिसमें कि पिछले 7 साल में इतना लोन माफ़ किया है। किसको माफ़ किया है? जो लोग बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेस करोड़पति लोग, वो लोग को माफ़ हुआ है, गरीब किसान का नहीं हुआ है। अब उससे बड़ा मुद्दा देखिए यहाँ पर डिक्टेटरशिप का आ रहा है। डिक्टेटरशिप क्या है? ये मुद्दा अभी बहुत बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जिस तरीक़ा से मोदी सरकार, ये जो चेहरा जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, उसका नाम है ध्रुव राठी। वो एक यूट्यूबर है, आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं। आज उसका कम से कम ये जो वीडियो है ना, ये करीब 20 मिलियन लोग देखा है। 20 मिलियन मतलब करीब 2 करोड़। 2 करोड़ लोग इस वीडियो को देखा है। इसका मतलब इतना लोग है जो कि जान रहा है कि देश ऐसा चल रहा है डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटरशिप होता है अभी, जैसे अभी हम लोग के यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्था चल रहा है ना, उसमें क्या है कि आप अगर कुछ सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, कल आपके ऊपर केस हो जाएगा। आप यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, कल आप अगर थोड़ा सा व्यवस्था के अगेंस्ट बोलेंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? डिक्टेटरशिप है। देखिए मुख्यमंत्री अंदर है, हेमंत सोरेन अंदर है, उधर में दिल्ली का मुख्यमंत्री अंदर है, उसके अलावा कितना सरकार के जितना अपोजिशन पार्टी, वही आदमी इधर आ जाता तो ठीक है। तो राजतंत्र सिस्टम आ रहा है, तो ये देश उसके तरफ जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब आप लोग को डिसाइड करना है, जो केंद्र का मुद्दा आप लोग बात करते हैं कि भाई केंद्र का मुद्दा होना चाहिए, तो ये सब केंद्र का मुद्दा है। अगर आपको लगता है कि जेबी केसस को इस मुद्दा पे डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए, तो हम लोग इस मुद्दा को जरूर डालेंगे। यही मेरा विचार है। चलिए, तमाम चीज़ों की जानकारी हमने सर से ले लिया है। बाकी ये जो वीडियो है, आपका कमेंट्स का इंतज़ार है कि आप क्या सोचते हैं। घोषणा पत्र किस तरह से होना चाहिए, तमाम जो सेंट्रल पार्टी का किस तरह से घोषणा पत्र होता है, और अभी जो जयराम जी का पार्टी है उसका किस तरह से मैनिफेस्टो होना चाहिए, इस पर हम लोगों ने पूरी तरह से डिटेल्स ले लिया है। बाकी सर से इजाज़त लेंगे और आगे किसी और नए वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जोहार।